हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बायोलॉजी के कक्षा 12 के चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोग ऑलरेडी 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है। प्रत्येक वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। तो अगर आप चाहें तो ये 7 लेक्चर को 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर आ सकते हैं यहाँ पर। तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, तब जाकर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा उसका, फिर आगे का भी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 8वां है, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे देश को हिला के रख देती हैं। अभी अभी कुछ समय पहले गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक प्लेन एयर इंडिया का टेक ऑफ हुआ, जिसका नाम था AI-171। यह प्लेन लंदन की ओर रवाना हुई, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ हुआ कुछ ही समय बाद मेघानी शहर में यह क्रैश कर गया और लगभग इसमें 242 लोग बैठे थे, जिनकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह घटना इतनी बड़ी थी कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो पूरे आग का गोला की तरह, यानी बम ब्लास्ट की तरह एक आग का गोला उठा। जहां पर यह क्रैश हुआ उसके पास ही हॉस्पिटल थे, वहां पर कुछ डॉक्टर लंच भी कर रहे थे, वो भी इस दुर्घटना के चपेट में आ गए और वो भी हादसे का शिकार हो गए। अभी तक तो यह भी नहीं पता है कि कितने लोग को क्या हुआ, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग हानि बहुत ज्यादा हुई है। राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं। इस फ्लाइट के अंदर यूएस के लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, इंडियन लोग थे और हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी भी थे। हादसे के चपेट में कोई नहीं बचा। यह इंडिया का सबसे बड़ी प्लेन घटना है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने परिवार उजड़ गए। इस परिवार के लिए, जितने परिवार को जो भी हुआ, उसके लिए देश की तरफ से संवेदनाएं जरूर दी जाएंगी। लेकिन घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। यह समझ जाइए कि जीवन आपका जहां लिखा है वहां आपको जाना है। एक दिन आपके जीवन में जहां पे लिखा है मरना, वहां पे मरेंगे। आपका जीवन में लिखा है कि हमको आसमान में मरना है तो हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा, पानी के अंदर मरना है तो टाइटन फट जाएगा। कुछ नहीं लिखा है, आप घूमने जा रहे हैं, वहां पे आतंकवादी आपको मार दे रहे हैं। आपकी शादी हुई, आप हनीमून पे गए हैं, वहां पे आपकी पत्नी मार दे रही है। तो यानी जहां पर आपका लिखा है मृत्यु, वो वहां पर तय है, वहां पे आपको मरना है। ठीक है, तो क्या है जिंदगी में? 4 दिन की जिंदगी है। अच्छे से इसको अगर हम लोग व्यतीत करें अच्छे कर्मों के साथ, तो शायद हम लोग भी एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी हमें संवेदना है उन लोगों पे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार इनके परिवार वालों को जरूर मदद करेगी, राहत सामग्री जरूर प्रदान करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर की ओर। ठीक है, तो लेक्चर आज आपका है जो वो है 8वां। हाँ, लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हमको पढ़ना है आज गुरु बीजाणु जनन। हमको पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, किसको क्या हुआ? अच्छा, इसको। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, अगला भी कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आज का टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। इस टॉपिक में क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा? हमको मादा युग्मक बनाना है।
हमारा मेन मोटो क्या है? मादा युग्मक या फीमेल गैमीट बनाना है। हम लोग मेल गैमीट परागकण में ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग क्या बनाएंगे? फीमेल गैमीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, ठीक। तो कैसे बनेंगे? आपको हम बीजांड की संरचना बनाए थे, याद करिए कि बीजांड की संरचना हम बनाए थे। कुछ याद आ गया होगा आपको, ठीक है। इसकी संरचना हम पढ़ चुके थे। आपको बताए थे इसके अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड सेल होते हैं, 2n सेल होते हैं। 2n का मतलब समझ रहे हैं कि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। जब युग्मक बनता है तो गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। क्यों आधे हो जाते हैं? क्योंकि नर युग्मक भी तो आधा मिलेगा, आधा नर युग्मक मिलेगा, आधा मादा युग्मक मिलेगा, फिर 2n हो जाएंगे। यानी n नर युग्मक मिलेगा, n मादा युग्मक मिलेगा, n फिर 2n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो युग्मक में हमेशा गुणसूत्र आधे होते हैं। जैसे हमारे अंडाणु और शुक्राणु में n गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इसका कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग जीव का निर्माण करते हैं, जब हम लोग अपना युग्मक बनाते हैं, तो उस युग्मक में अपना आधा ही गुणसूत्र भेजते हैं। उस आधे को हम लोग n बोलते हैं। अगर पूरा गुणसूत्र भेजेंगे तो 2n, लेकिन पूरा हम लोग भेजते नहीं। तो आपको बताए थे कि इस बीजांड काय के अंदर, न्यूसेलस के अंदर लगभग ढेर सारे द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, 2n सेल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? 2n सेल होती हैं, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं हम लोग। अरे यार, अरे यार, चलिए कैसे बनाना है वही हमको देखना है, ठीक है। मान लेते हैं एक 2n सेल उसमें से निकाल लेते हैं उस बीजांड काय के अंदर, ठीक है। उसमें एक 2n सेल यानी द्विगुणित ऐसी कोशिका होगी जिससे गुरु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। तो उसमें एक कोशिका जो द्विगुणित है, जो गुरु बीजाणु बनाएगा, इसका नाम हम लोग रखते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब द्विगुणित कोशिका से अगुणित यन बनाने के लिए जो हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, लघु बीजाणु जनन में बताए हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, उसको देख के आइएगा। तो बताए हैं कि किसी भी द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनाना है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मियोसिस, या यहां पे लिख लीजिए अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 कोशिकाएं बनती हैं, और ये चारों कैसी होती हैं? अगुणित हो जाएंगी, आधा हो जाएंगी। मियोसिस का रूल है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगा और चारों अगुणित होंगी, ठीक है। तो ये जो चारों बनी, इसका नाम है गुरु बीजाणु। इसका क्या नाम है? गुरु बीजाणु। मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि हमको केवल और केवल एक ही गुरु बीजाणु चाहिए। क्यों चाहिए वो आगे हम देखेंगे। तो होता क्या है, इसमें 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो 3 गुरु बीजाणु हैं ऊपर के, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 3 तो नष्ट हो गए, डी जनरेट हो गया। 3 तो डी जनरेट हो गया, डी जनरेट, क्या हो गया? डी जनरेट। 3 तो ऊपर के नष्ट हो गए, बचे कौन सा? एक हो, ये लास्ट वाला। ये जो लास्ट वाला बचा n, यही सक्रिय है। यही क्या है? सक्रिय है। यही क्या है? सक्रिय है। देखिए गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ये उसमें जो बीजांड है, बीजांड के अंदर बताया था ना 2n सेल होते हैं। ऐसे ऐसे संरचना थी ना, इसमें ढेर सारे 2n सेल होते हैं। तो इसमें से एक सेल, इसमें से
एक सेल जो है आपका इसको बोलेंगे क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बाकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे और एक क्या होगा, सक्रिय होगा। ठीक है, इधर देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो क्या है थियरी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसमें 3 नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए देखिए आगे थियरी क्या था। हाँ, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होता है, बताया था ना 2n होता है, 2n होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें 3 नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है। अभी बताएं आपको, तो यही प्रक्रिया क्या है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। समझ में आया, गुरु बीजाणु जनन क्या कहलाता है। ठीक है, भारत में ऐसे बहुत सारी केसेस हो रही हैं। ठीक है, अभी एक लड़की जो है सोनम, जिसका शादी हुआ है रिसेंटली, उसने अपने पति को ले गए हनीमून पर ले जाके मरवा दी। तो क्या सभी लड़कियां वैसी हैं, सब कहते हैं कि अरे अब हमको शादी से डर लग रहा है, वो मार देगी, वो मार देगी। अरे भैया, अगर आप 10 कुंटल 1 कुंटल भी बैगन खरीदेंगे तो उसमें 10 किन्हा सड़ा हुआ तो निकलेगा ही ना। तो किन्हा लोग हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर में मौजूद हैं, इनसे पूरी समाज नहीं गंदा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं। तो इस सब चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए। पुरुष समाज भी बहुत सही नहीं है ना, तो महिलाएं भी कुछ सही नहीं है, सब कुछ न कुछ 3-5 करते रह रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह आपके लोग जो अच्छे लोग हैं उनके संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे आप ग्रो करते हुए चलेंगे। फालतू चीजों को छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बकायदे वही में रील्स पे देख रहे हैं कि ये मार दी, उसको मार दी, इसको मुस्कान डब्बा में भर दी, ये सब चीजें हैं। किन्हा लोग हर जगह हैं। ठीक है, और अच्छे लोग भी हर जगह हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, इधर देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास। ठीक है, अब जो सक्रिय गुरु बीजाणु था, जो क्या था, सक्रिय गुरु बीजाणु था, सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि हमको पढ़ाई में सर मन नहीं लग रहा है, दवाई दीजिए कोनो। तो दवाई लेना है तो एक हमारा मित्र है शक्ति यादव, जाके उससे दवाई ले लीजिए, फार्मासिस्ट है। ठीक है, इधर देखिए अच्छा आदमी है, एक दिन हमसे वो बात किया। ठीक, बताएंगे उनके बारे में आपको भी, कैसे मित्र बने हमारे शक्ति यादव। चलिए, यहां पे हम लोग क्या लिए, एक सक्रिय गुरु बीजाणु N, क्या लिए, सक्रिय गुरु बीजाणु N, यानी इसको हम लोग यहां पे बीच में केंद्रक कर दे रहे हैं। ये है आपका एक सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु। हुआ क्या सक्रिय गुरु बीजाणु में, कैसे भ्रूणकोश बनेगा, एम्ब्रियो सैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद को फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है भाई, जिसमें फीमेल गैमीट हो, तो वह संरचना जिसमें फीमेल गैमीट हो, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। आगे बताएंगे अभी और अच्छे से। ठीक है, या इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। ठीक, चले आगे। तो ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइटोसिस। इसमें क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन। लिख लीजिएगा, समसूत्री विभाजन, पहले भी बता चुके हैं, समसूत्री विभाजन। ठीक है, कोई दिक्कत, तो माइटोसिस होगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर 2 ठो केंद्रक बन जाएंगे, 2 ठो केंद्रक बन जाएंगे। यानी एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। ये भी रिक्तिका के कारण ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। तो यानी इसमें भी एक रिक्तिका, बताया था ना गुरु, उसमें पराकण में जाइए देखिएगा, तो यहाँ पे एक रिक्तिका मौजूद होती है, जिसके वजह से एक केंद्रक ऊपर और एक केंद्रक नीचे चला आता है। कोई दिक्कत,
हाँ, तो अभी पहले ही बार समसूत्री विभाजन हुआ, पहला समसूत्री विभाजन हुआ, 2 सेल बना, एक ऊपर चला गया एक नीचे। अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस फिर होगा, माइटोसिस क्या होगा फिर होगा, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। कितना समसूत्री, दूसरा। ठीक है, तो दूसरा होगा तो इधर देखिए, ऊपर में होगा तो 2, फिर इसमें होगा 4, यानी 2 सेल में समसूत्री विभाजन हुआ, 4 बना। अब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा, कट कराएंगे 3 ठो बस। कितना कराएंगे, 3 ठो। तो बनेगा 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, और क्या चाहिए भाई। कितना बन गया, 8 केंद्रक बन गए। कितना केंद्रक बन गया, 8 केंद्रक बन गए। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, एक केंद्रक ऊपर से बीच में आएगा, एक केंद्रक नीचे से बीच में आएगा। ये राजा का 1 2 3, 1 2 3, क्या कर रहे हैं भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। एक ऊपर से नीचे आया और एक नीचे से ऊपर गया, तो टोटल ये जो बना, इसके अंदर एक कोशिका है लेकिन 8 केंद्रक हो गए। एक कोशिका है लेकिन 8 केंद्रक हो गए। एक घरे में, एक रूम में 8 भाई नहीं रह सकते हैं भाई ना। तो क्या होगा, बंटवारा होगा, दीवार का बंटवारा होगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, इसमें 8 ठो हैं, कैसे होगा, बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा, कोशिका का बंटवारा होगा, कोशिका द्रव का बंटवारा होगा। तो इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा। अभी जब केंद्रक विभाजन हो रहा था तो केंद्रक विभाजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जब केंद्रक 8 हो गया तो साइटोकाइनेसिस होगा। कैसे होगा, देखिए, एक बार ये बना, एक कोशिका बन गई, दूसरा केंद्रक ये, तीसरा केंद्रक ये, 3 कोशिका बन गई ना। अब ये 3 कोशिका बन गई। उसी तरह नीचे 1 2 3, यानी 3 कोशिका ऊपर 3 कोशिका नीचे बन गई। लेकिन बीच वाले दोनों केंद्रक कहते नहीं, हम दोनों लोग एक कम रहेंगे। कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, बहुत लोग में अलगौजी हो जाता है, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कहते हैं नहीं हम एक्का में रहो। तो ये जो है एक्का में रहेंगे। तो कितनी कोशिका बनी, देखो कितनी बार विभाजन हुआ, 1 2 3 4 5 6, याद रखना 6 बार साइटोकाइनेसिस होता है भ्रूणकोश में। ठीक है, तो 6 बार जब साइटोकाइनेसिस हुआ, लिख दे रहे हैं हम 6 साइटोकाइनेसिस, 6 साइटोकाइनेसिस होगा। अब देखो इसमें कितने केंद्रक, कितनी कोशिका बनी, तो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, और एक बड़ी कोशिका 7 कोशिका बना। कितनी कोशिका बनी, 7 कोशिका। 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 1 कोशिका बड़ी सी कोशिका जिसमें 2 केंद्रक, 7 कोशिका है। केंद्रक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे कि नहीं। यानी एक भ्रूणकोश में, अब ये देखो सक्रिय गुरु बीजाणु पूरा एक भ्रूणकोश बना लिया, और एक परिपक्व भ्रूणकोश में, एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक, क्वेश्चन है बोर्ड का और नीट का भी। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड में भी आया है, नीट में भी आया है, सीयूईटी में भी आया है कि एक भ्रूणकोश में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। कितनी कोशिका और कितने केंद्रक, 7 कोशिका और 8 केंद्रक। अगर इसको हम लोग ऐसे बीजांड के अंदर देखें, इसको अगर हम लोग किसके अंदर देखें, बीजांड के अंदर देखें, तो कैसे देखेंगे, देखिए ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, कर लोगे। हाँ, तो ये निभाग का साइड था, ये क्या था, बीजांड द्वार, पहले पढ़ चुके हैं। इसको अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। हु आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, हु आर यू मतलब आई एम फाइन। क्या करें, यूपी बोर्ड वालों को पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा सा तो अंग्रेजी गलत होगा ही ना। देखिए ये जो ऊपर निभाग की साइड की है कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी
कोशिका, एंटीपोडल सेल, ये वाला दोनों साइड का, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, आप ही सहारा हैं। या इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल ना। ये क्या है तब बड़का? ये है अंड कोशिका। अंड का बंड कोशिका नहीं, बस अंड कोशिका है भाई, अंड का बंड नहीं है, अंड कोशिका है। एक सेल है, एक सेल नहीं एक सेल है। काहे से दिमाग खराब कर? एक सेल, एक सेल, वाह। यही एक सेल तो निषेचन करता है, आए? हाँ, और ये दोनों कहाँ है? ये दोनों हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुव पे है ना, तो ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। सर आपको इंग्लिश कहां से आया? आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। तो हम हिंदी मीडियम में 12 तक पढ़े हैं ना, उसके बाद बीएससी एमएससी पूरा इंग्लिश होता है, तो वहां से आया। तो इसको आगे भी पढ़ना है, जीवन भर पढ़ना है। अभी आपको पढ़ाने के लिए भी हमको पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? कैसे क्या हुआ फिर से बार देख लेते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु में उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 ठो बना। केंद्र रिक्तिका की वजह से ये ऊपर नीचे चला आया। फिर इसके अंदर समसूत्री विभाजन दूसरा हुआ, 2 से 4 बन गए। फिर समसूत्री विभाजन तीसरा हुआ, 4 से 8 बन गए। 3 बार समसूत्री विभाजन करना, याद रखिएगा। तो 8 बनेंगे। अब 4 ऊपर 4 नीचे, 4 कोशिका, 4 केंद्रक ऊपर 4 केंद्रक नीचे। अब होता क्या है, ऊपर से एक को बीच में आ जाएगा, नीचे से एक को बीच में चला जाएगा। तो ऊपर से एक को बीच में आएगा, नीचे से एक को बीच में आएगा, तो पूरी एक कोशिका के अंदर 8 केंद्रक हो गए, जो संभव नहीं है। तो इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, कोशिका की दीवार में विभाजन होता है। तो विभाजन होता है तो ऊपर वाली तीनों कोशिका अलग अलग दीवार बना लेती है, नीचे वाली तीनों कोशिका अलग अलग दीवार बन जाती है, और जो खाली जगह पूरा बचा है ये एक कोशिका बना लेती है। तो टोटल 7 कोशिका बनती है, 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ी वाली 7। और इस 7 कोशिका एक भ्रूणकोश के अंदर है। कितने केंद्रक हैं? 8 ठो, क्योंकि बीच वाले में कोशिका में 2 केंद्रक है, पोलर न्यूक्लियाई। इसको बीजांड के अंदर देखें तो जो निभाग के साइड में ये तीनों कोशिका है, इसको प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल बोलते हैं। नीचे वाले के साइड को दोनों कोशिका को सहायक कोशिका बोलते हैं, बीच वाले को अंड कोशिका बोलते हैं, और बीच वाले केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तो बहुत चीजें पढ़ना है हमें, आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो सब आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।